दोस्तों, भारतीय संविधान के 4 ऐसे प्रहरी हैं जो भारतीय संविधान की रक्षा करते हैं, या आप कह सकते हो कि ये इंडियन डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। वो प्रहरी कौन-कौन से हैं? ये आप देख पा रहे हैं, ये है। देखिए, पहला तो है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। जुडिशरी क्यों? क्योंकि जुडिशरी वही है जो इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर ये नहीं होगा तो भारतीय संविधान की रक्षा हो पाना मुश्किल है। डेमोक्रेसी का कोई मायने नहीं रह जाएंगे अगर मौलिक अधिकारों का हनन होने लग गया तो। ठीक है। दूसरा है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यूपीएससी क्यों है? क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा कि नेता लोग देश को नहीं चलाते हैं। हो सकता है आपने ऐसे आम बोलचाल की भाषा में सुना है कि नेता ही देश को चलाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, वो ही देश को चलाती है। अगर वो सही है ना, तो देश का विकास होना तय है। इसीलिए यूपीएससी योग्य योग्य अफसर यानी कि योग्य ऑफिसर्स वहां पर पहुंच पाए, इसीलिए यूपीएससी का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है। और तीसरा है दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, आप कह सकते हो, क्योंकि इसके बिना अपने देश में डेमोक्रेसी का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति को मैं चुनना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति जाकर के संसद में बैठे, जिस नेता को या जिस पर्टिकुलर पर्सन को मैं चाहता हूं, अब उसको मैंने वोट भी दिया था, लेकिन इलेक्शनों में धांधली की वजह से या कोई किसी भी प्रकार की उसकी वजह से क्या हुआ, वो व्यक्ति चुन करके नहीं पहुंच पाया जिसको मैं चुनना चाहता था। तो इलेक्शन कमीशन का इसीलिए निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, नहीं तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह गया। इसके बाद है फाइनली कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और यही आज का हमारा टॉपिक है। इसके बारे में हम सब कुछ ए टू जेड जानेंगे कि ये क्या काम करता है, इसकी क्या शक्तियां होती हैं, इसका क्या इतिहास रहा है, और जो भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं एमपीपीएससी में या किसी भी अदर एग्जाम में, वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि इसको सामान्य भाषा में हम कैग बोल देते हैं, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। और ये वीडियो लेकर के आया हूं मैं, मेरा नाम है राहुल शर्मा, और ये अपना लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें एक है इलेक्शन, भारत का निर्वाचन आयोग हम पढ़ चुके हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी हम पढ़ चुके हैं, यूपीएससी पढ़ चुके हैं और एमपीपीएससी पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक कौन सा है, कैग है। तो चलिए इनको पढ़ने के अपने जो आयाम है यानी कि जो इंडेक्स है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड क्या है। इसके बाद हम इसका कार्यकाल एवं इसकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे क्या प्रावधान है, कौन सा संसद हो, सब कुछ हम इसमें जानेंगे। ठीक है। निष्कासन संबंधित इसकी जो प्रोसेस है वो भी जानेंगे। वैसे ये निष्कासन यानी कि जो उनको कैग को जो हटाने की प्रक्रिया है, जो रिमूव करने की प्रक्रिया है इसके ऑफिस से, वो क्या है, वो इसके बारे में हम जानेंगे। और ये वही प्रक्रिया है, अगर आपने मेरा भारत के निर्वाचन आयोग जिसमें हम पढ़ा था, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको हटाने की जो प्रक्रिया थी वही इसको हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है। अब ये भी हम जानेंगे। और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो यहाँ भी आपका रिवीजन हो जाने वाला है। इसके बाद कैग की स्वायत्तता के बारे में हम जानेंगे। ये दोस्तों बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कैग अगर फ्रीली काम कर पाए, इस पर किसी भी प्रकार की किसी पॉलिटिशियन, किसी गवर्नमेंट या किसी का प्रेशर ना हो, इसीलिए इसके कुछ ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं कि वो एक फ्रीली काम कर पाए। तो वो कौन कौन से प्रोविजन है वो हम जानेंगे। कर्तव्य एवं उसकी शक्तियां, इसकी क्या क्या ड्यूटी है और क्या क्या पावर्स है वो भी जानेंगे। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी कि संवैधानिक उपबंध, उनके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके बाद सब इम्पोर्टेंट प्रश्न या क्वेश्चन या फैक्ट जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम पृष्ठभूमि से यानी कि बैकग्राउंड से। देखिए, 1858 में महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया। दोस्तों 1858, ये टाइम आप देख पा रहे हैं, ये 1857 टाइम आपको याद होगा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, यानी कि 1857 की क्रांति। और क्रांति से क्या हुआ कि जो कंपनी का शासन था, कंपनी जो अभी तक भारत पर रूल करते हुए आई थी, वो अब रूल कौन करने लगा, वो रूल करने लगा क्राउन यानी कि ताज। ताज का शासन हो गया। ताज यानी कि ब्रिटेन
का जो महाराजा या ब्रिटेन की जो महारानी होंगी वो अब इस पे रूल करेंगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या हुआ कि भारत में एक महालेखाकार कार्यालय की स्थापना कर दी। कंपनी के जो भी व्यापारिक संबंधी है, जो भी जो व्यय करेगी उससे रिलेटेड ऑडिटिंग के लिए महालेखाकार कार्यालय की स्थापना की। तो यहाँ से आप शुरुआत मान सकते हैं केक की। इसके बाद 1807 में एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में भी नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में, ये भी आपको याद रखना है। 1860 में एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919, ये देखिए ये अपनी इस बार एमपीपीएससी का जो नया पाठ्यक्रम है उसमें कॉन्स्टिट्यूट वाला जो पोर्शन है उसमें 1919 यानी 1919 और 1935 इन दोनों जो एक्ट हैं, इनसे पहले बहुत सारे एक्ट आए। 1773 का आया, 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया, 1853 का आया, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। उन सबको बाईपास करते हुए एमपीपीएससी ने इनको पूछा है। तो आप मान के चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे अभी आने वाले टाइम में। और इसके बाद 1919 का जो अधिनियम आया उसके तहत क्या किया गया था, महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था। और दोस्तों 1919 का जो एक्ट आया उसी के तहत जो इसको कैग को ये पावर्स दे दी गई कि जो भारत का जो राजस्व होगा, भारत का राजस्व संबंधी जितने भी व्यय होंगे उनको देखने का काम कैग को कर दिया गया था। और एक तरीके से आप कह हुए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने कैग को एक संवैधानिक मान्यता भी दे दी। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है तो आप यही लगा करके आओगे, ठीक है। और महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कब किया गया, तो आप बता देना 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था। यानी कि वो सरकार के दबाव में ही काम करता रहा तो वो कहां से ढंग से ऑडिट कर पाएगा, क्या चीजें कर मैनेज कर पाएगा। इसीलिए उसको 1919 के अधिनियम के तहत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। अब आते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम, प्रांतीय लोक लेखा परीक्षकों का प्रावधान किया गया था। अब इससे कैग को थोड़ी और मजबूती मिली, ठीक है। कैग बेसिकली दोस्तों एक डिपार्टमेंट है, एक व्यक्ति तो है ये इंडिविजुअली, लेकिन कैग आपको एक डिपार्टमेंट भी देखने को मिलेगा जिसमें भी हाल ही में अगर आप चाहो तो आप सर्च करोगे इसमें कुछ वैकेंसी भी निकली हुई है, करीब 10,000 के आसपास है ऑडिटर और उनके लिए। तो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो आप देख लेना उसकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो इसके बाद 1948 में भारत के पहले भारतीय कैग बी नरहरि राव को नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा है, पहले भारतीय कैग, ठीक है, भारत के पहले भारतीय। इससे पहले ये एडवर्ड ड्रमंड थे, भारतीय नहीं थे। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले भारतीय कैग कौन थे, तो बी नरहरि राव थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले कैग का नाम बताइए तो आप एडवर्ड ड्रमंड लगा करके आएंगे। वैसे तो दोनों आपको एक ही ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेंगे, अगर मिल जाते हैं तो आप एडवर्ड ड्रमंड लगाएंगे, नहीं है तो आप बी नरहरि तो लगा करके ही आएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले भारतीय कैग बताइए, देन आप क्या लगाओगे, बी नरहरि राव लगाओगे, चाहे एडवर्ड ड्रमंड ऑप्शन में हो या ना हो। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये दोस्तों इसकी छोटी सी पृष्ठभूमि थी, कुछ ज्यादा नहीं था। क्या था, हमने क्या क्या जाना, तो 1858 में महालेखाकार का जो कार्यालय है वो स्थापित किया गया। उसके बाद 60 में जो एडवर्ड ड्रमंड को कैग के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद हमने क्या जाना, इसके बाद हमने देखा कि जो 1919 का एक्ट था उसके तहत उसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। और फिर 1935 का आया जिसमें प्रांतों में लेखा परीक्षकों का भी प्रावधान किया गया। इसके बाद 1948 में हमने देखा कि पहले भारतीय कैग कौन नियुक्त किए गए थे, तो बी नरहरि राव को नियुक्त किया गया। इसके अब हम देखते हैं दोस्तों नियुक्ति एवं कार्यकाल के संबंध में। तो आर्टिकल 148 ये पावर देता है भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, इसको अपॉइंट कौन करता है,
देन आप आंसर करोगे कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ किस अनुसूची के तहत दिलाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपको तीसरी अनुसूची के तहत, तीसरी अनुसूची में दोस्तों एक प्रारूप दिया हुआ है शपथ का बेसिकली, जो कि राष्ट्रपति महोदय अपने हाथ में लेकर के उसको पढ़ के सुनाते हैं और उसी को दोहराते हैं जिसको भी शपथ दिलाते हैं। जैसे कि मैं भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से दोहराऊंगा, कुछ इस प्रकार के जो उसमें वो रहते हैं, यही ठीक है। तो भारत की जो तीसरी अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, इतना आप याद रखना। इसके बाद इसका जो टेन्योर रहेगा, यानी कि जो पदावधि रहेगी, वो 6 वर्ष या 65 बार, जो भी पहले हो, 6 ईयर और 65 ईयर, विच वन इज अर्लियर। ठीक है। या अगर वो 55 की एज में अपने किसी पद पर 55 की एज में कैग बनता है, तो वो 61 की एज तक आराम से 6 साल अपनी ड्यूटी दे सकता है। और अगर मान लो वो 60 की एज में बना, तो वो केवल 5 साल ही काम कर पाएंगे, 6 साल का टेन्योर वो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एज 65 ईयर हो जाएगी, तो उनको रिटायरमेंट मिल जाएगा। अब ऐसे ही आपको पता होगा राजीव महिर्षि, जो अभी 8 अगस्त 2020 को कैग के पद से रिटायर्ड हुए थे। क्यों हुए थे, क्योंकि उनकी जो एज थी वो 65 ईयर हो गई थी, ना कि उनका टेन्योर। अब ये जो त्याग पत्र है, कैग अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो वो राष्ट्रपति को सीधे संबोधित करके अपना त्याग पत्र भेज सकते हैं। और इनको जो हटाने की प्रोसेस है कैग को, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिन रीति या जिन आधारों पर हटाया जाता है, उसी आधार या उसी रीति पर किसको हटाया जाएगा, तो कैग को हटाया जाएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हटाया जाएगा, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाएगा। तो अभी तक कोई डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए, मैं आपको ये जरूर क्लियर करूंगा। देखिए, आंखें बंद कीजिए मेरे साथ और दोहराइए। 1858 में महालेखा का कार्यालय की स्थापना करी गई। 60 में ड्रमंड को कैग के रूप में नियुक्त किया गया। 1919 में सरकारी नियंत्रण से उसको नियुक्त कर दिया गया। 1935 में प्रांतों में लेखा परीक्षकों का भी प्रावधान किया गया। उसके बाद आप देखोगे कि 1948 में पहले भारतीय कैबिनेट नरहरि राव को नियुक्त किया गया। अब हम देखते हैं नियुक्ति एवं कार्यकाल के विषय में। तो आर्टिकल 148 राष्ट्रपति को एक पावर देता है कैग की नियुक्ति के संबंध में, उनको शपथ दिलाता है। कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति से शपथ दिलाता है। किस अनुसूची के तहत दिलाता है, तो आप बताओगे अनुसूची यानी कि जो शेड्यूल 3 के तहत दिलाता है। इनकी टेन्योर अगर आपसे पूछा जाता है तो 6 साल या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो। और अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो ये देंगे राष्ट्रपति को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और ये इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। तो थोड़ी सी अब अभी हम यहीं पर ये प्रक्रिया क्या है वो क्लियर कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगी। वैसे हम ऑलरेडी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, अपने जो टॉपिक हैं उनमें पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जा करके देख सकते हो। तो दोस्तों, इनको जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो 2 ग्राउंड यानी कि जो 2 बेसिस पे ही हटा सकता है। एक तो साबित कदाचार और दूसरा अक्षमता, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इन दोनों के आधार पर, इस ग्राउंड पर इनको हटाया जा सकता है। अब इसको हटाने के लिए क्या होगा कि पहले एक प्रस्ताव लोकसभा में, संसद के 2 सदन होते हैं आप जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। तो अगर इस कैग को हटाने संबंधी प्रावधान लोकसभा में प्रस्ताव लेकर के आना है इसको हटाने का, तो 100 लोगों के यानी कि 100 मेंबर्स जो होंगे उनका अनुमोदन जरूरी है। और अगर आप राज्यसभा में लेकर के आते हैं तो 50 सदस्यों का अनुमोदन उसका जरूरी है। ठीक है। अन्यथा ये प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाएगी, यही खत्म हो जाएगी। और अगर ये 100 सदस्य इसको अनुमोदित करते थे, सपोर्ट करते हैं, तो लोकसभा में प्रस्ताव रख दिया जाएगा। लोकसभा से जब प्रस्ताव पास होगा तो वो राज्यसभा में चला जाएगा। ठीक है। और राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जब ये प्रस्ताव रखते हैं तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे लोकसभा अध्यक्ष अगर उस प्रस्ताव को, और राज्यसभा के सभापति अगर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर स्वीकार कर लिया तो एक 3 मेंबर कमेटी गठित होगी। ठीक है। वो कमेटी अपनी जांच की वो अपनी कमेटी जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट देगी कि हाँ इनको हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। अगर वो कहते हैं हटा देना चाहिए तो फिर क्या होगा, संसद में 2/3 बहुमत से, संसद के दोनों सदनों में, जैसे राज्यसभा हो और लोकसभा हो, मान लीजिए लोकसभा में वैसे 545 मेंबर हैं,
राज्यसभा में जैसे 230 मेंबर हैं, ठीक है। उस समय जिस दिन ये प्रस्ताव लाया गया था, जिस दिन इस पे मतदान होना था बहु, तो उस समय 300 लोग लोकसभा में थे और 150 लोग आप मान लीजिए राज्यसभा में थे। इसका दो तिहाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी 200 लोग उस पे प्रस्ताव पे इनके हटाने को कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो 50 ये हो गया, यानी कि 100 लोग यहाँ पर समर्थन कर देते हैं, तब राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। तो इनकी प्रक्रिया आपको पता है कितनी जटिल है पूरी। दोस्तों ये पूरी की प्रक्रिया पूरी जो भी इनको जो प्रोसीजर है इनको हटाने का, ये कई बार एमपीपीएससी एग्जाम मेंस में आपसे 6 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ऐसे भी आप याद रखिए, पूरा बता देना। इनको हटाने के दो ही आधार हैं, साबित कदाचार क्षमता, 50 सदस्य और 100 सदस्यों, 100 सदस्यों का लोकसभा में, 50 का राज्यसभा में समर्थन जरूरी है। 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा, 2/3 बहुमत से दोनों सदनों पास होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैग की स्वायत्तता के विषय में जानते हैं। स्वायत्तता यानी कि फ्रीडम, यानी कि इंडिपेंडेंस, इसके बारे में हम जानते हैं कि कैग रियली काम कर पाए, कुछ ऐसे प्रोविजंस अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सबसे पहला जो प्रोविजन है वो है कि कैग का जो वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें हैं वो कौन तय करती है, वो संसद तय करती है। आमतौर पर हमने अभी तक जितने भी आयोग देखे उनमें हमने देखा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विवेक पर ये निर्भर करता था, उनकी सेवा शर्तें, उनका योग्यता और बहुत सारी चीजें। लेकिन इसमें कैग का वेतन एवं उसकी सेवा शर्तें संसद तय करती है, और इसीलिए संसद ने एक ये एक्ट बनाया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971, ठीक है, संसद तय करती है। और जिसमें नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये भी एक क्या है, अलाभ, ये भी एक स्वायत्तता को दर्शाता है, ये भी एक फ्रीडम देता है कैग को ढंग से काम करने के लिए, बिना किसी प्रेशर के काम करने के लिए, ठीक है। कैग की सैलरी है जैसे 2.5 लाख रुपए, और तो आप उसमें नेगेटिवली चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप उसमें 2 लाख रुपए कर दो, आप कहने लगो कि आप हमारे हिसाब से काम करो, नहीं हम आपका सैलरी कम कर देंगे, हम आपके वेतन भत्ते कम कर देंगे। तो उनमें कोई भी गैर लाभकारी यानी कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और संसद ने दोस्तों ये अधिनियम बनाया था, ये भी आप याद रखना, कैग ड्यूटीज पावर्स एंड सर्विस कंडीशंस एक्ट 1971। ये कब पास हुआ था, ये हुआ था 1971 में। तो ये आपको याद रखना है। अब इस एक्ट में क्या लिखा गया होगा दोस्तों, आप बताइए। देखिए, कर्तव्य, तो कर्तव्यों के बारे में बताया होगा, इसकी शक्तियां बताई गई होंगी, इनकी जो भी सेवा शर्तें हैं वो बता दी गई होंगी। तो ये सब कुछ क्या है, 1971 का अधिनियम। कार्यकाल के बाद दूसरी स्वायत्तता क्या प्रदान करता है, कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारण नहीं कर सकता। अब दोस्तों ये संविधान ने पहले ही बता दिया, हो सकता है कि आपको कोई ये लालच दे दे कि आप भैया एक काम करो, आप हमारे हिसाब से काम करो, ये वाला जो घोटाला हमने किया है, इस वाले घोटाले को, जो कोई भी घोटाला हो, जैसे 2G स्पेक्ट्रम आपने सुना होगा, ये कौन किसने खुलासा किया था उस समय, कैग ने उनको जो है खुलासा किया था, भूपोश घोटाला आपने सुना होगा, या बहुत सारे घोटाले जो भी आप सुनते हैं, कैग की कहीं ना कहीं इसमें भूमिका जरूर रहती है। और कैग का काम क्या है वो अभी हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। ऑडिट करने का बेसिकली उनका काम है। तो इसीलिए क्या है कि कैग को स्वायत्तता ये दी जाती है कि कैग को कोई लालच ना दे पाए कि आप हमारा काम कर दीजिए, और फिर कैग से जब आप रिटायर हो गए तो हम आपको कोई बहुत बढ़िया अच्छा सा पद दे देंगे, किसी राज्य सरकार या किसी केंद्र सरकार के अधीन हम कोई आपको ऐसा पद दे देंगे। तो ये लालच ही नहीं रहा, इसीलिए संविधान में ऐसे प्रावधान कर दिए गए। दूसरा, कैग के वेतन एवं अन्य सभी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। क्यों क्यों अब क्या है कि संसद में इस पे फिर कोई मतदान नहीं हो सकता है, ये सीधे बजट के साथ ही पास हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारा क्या है, इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने जानी, तो इन उनको हटाने की जो प्रक्रिया है संविधान में वर्णित केवल आधारों पर हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार देखिए नियुक्त तो उसको कर देता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ने जब उसको नियुक्त कर दिया, अब राष्ट्रपति महोदय चाहते हैं कि हमने तुमको चुना है तो आप हमारे हिसाब से काम करो। लेकिन कैग पलट गया, कैग में एकदम से ईमानदारी निकल गया है कि नहीं, अब तो मैं ईमानदारी से काम करूंगा, देश के लिए प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा और सभी भाव जो भी हैं सत्य निष्ठा के साथ में काम करूंगा। तो
राष्ट्रपति उसको ये नहीं कह सकता कि ठीक है मैं तुमको हटा देता हूँ। उसको हटाने की केवल जो प्रक्रिया है वो काफी टफ है। तो ये भी उसको एक क्या कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराता है, यानी कि टेन्योर सिक्योरिटी के रूप में देखा जाता है। तो ये भी एक स्वायत्तता है कैग की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कैग की स्वायत्तता के विषय में लिखिए तो आप फटाक से यहाँ पे 6 नंबर में लिख देना। इसके बाद कैग की कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों इसका काम क्या है और इसकी क्या क्या पावर्स है वो हम जानते हैं। इसको जानने से पहले आपको पहले ये दो शब्द समझ लीजिए। एक शब्द होता है दोस्तों लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग, एक शब्द होता है ऑडिट यानी कि लेखा परीक्षा। इन दोनों में क्या फर्क है देखिए, लेखांकन और लेखा परीक्षा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास 5,000 रुपए है, मैं कहीं बाहर किसी शहर में रहता हूँ, जैसे इंदौर में मैं रह रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए अब इंदौर में मैंने कहा कि 2,000 रुपए मेरे रूम रेंट के चले गए। जैसे आप घर से लेके आते होंगे ना पैसे, मंथली का आपका बजट होता होगा, तो 2,000 रुपए आपके उसमें चले गए। आप इसका पूरा हिसाब किताब रख रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। 500 रुपए का आपने कुछ बाहर खा लिया, एंटरटेनमेंट में चले गए। 200 रुपए आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, या फिर आप 200 आप जो 1,000 रुपए का कुछ कपड़े ले आए और आपने आंटी खाने वाली आंटी आपने लगा के उसके कुछ पैसे दे दिए। तो ये पूरा जो लेखा जोखा है यानी कि जो लिखा गया है, ये तो कहलाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कहलाता है यानी कि लेखांकन कहलाएगा। ठीक है, और ये जो आपने लिख करके रखा है इसको जांच करेगा। मान लो अगर आपके पिताजी ने आपको 5,000 रुपए दिए और आपसे पूरा का पूरा हिसाब मांगा, तो आपने जाकर के उनको ये दे दिया, ये वाली सीट। ठीक है, अब उसकी जो जांच करेंगे तो वो होती है लेखा परीक्षा। आई होप आप समझ पाए होंगे दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अकाउंटिंग और ऑडिट का कार्य करता था। तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो 1971 का जो एक्ट था उसके तहत दो काम करता था, अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का। ठीक है, अब 1976 में क्या हुआ कि कैग को अकाउंटिंग के काम से हटा दिया गया, यानी कि अब आप रिकॉर्ड मेंटेन मत करिए, अब आप अकाउंटिंग का काम मत करिए। अकाउंटिंग का काम कौन करेगा, तो वो एक अलग से बना दिया गया था, CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी, ऑफ अकाउंट्स, नॉट इंडिया, सॉरी। तो अब क्या है, ये 1976 में कैग को अकाउंटिंग के काम से हटा दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैग को अकाउंटिंग के काम से कब मुक्त किया गया, तो 1976 में किया गया था। अब उसके पास केवल क्या काम था, तो ऑडिटिंग का काम था, यानी कि लेखा परीक्षा करने का काम था। भारत की संचित निधि प्रत्येक राज्य की, भारत की प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की के व्यय संबंधी लेखाओं का परीक्षा करता है, जहां भी विधानसभा, जैसे दिल्ली हो गया कुछ। और अब दोस्तों क्या है कि आप देखोगे कि जो भारत और जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश पे कैग हर साल अपनी रिपोर्ट देता है। आप कैग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आप मध्य प्रदेश के विषय में कैग ने क्या रिपोर्ट दी कि देखिए कैग क्या रिपोर्ट दी, वो आप जाकर के पढ़ सकते हो। ये थोड़ी छोटी मोटी रिपोर्ट्स नहीं होती है, आपको 500-600 पेज की पूरा का पूरा प्रतिवेदन जो है कैग के द्वारा दिया जाता है। कैग बेसिकली करता क्या है दोस्तों, देखो अभी मैंने आपको दो काम तो ये बता दिए। अब कैग का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे ये जनता है, जनता क्या करती है, टैक्स देती है। ठीक है, टैक्स किसको देती है, सरकार को देती है। अब सरकार के पास यहाँ पर बहुत सारा पैसा आ गया है। ठीक है, सरकार के पास यहाँ पर बहुत पैसा, अब सरकार इस पैसे को मित व्ययता यानी कि कम खर्च करे और जहां पर जरूरत है वहां खर्च करे। जैसे एजुकेशन पे खर्च किया, हेल्थ पर खर्च किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, कंस्ट्रक्शन यानी कि हाईवे मिनिस्ट्री पे कुछ पैसा खर्च किया। ठीक है, और जो भी पैसा जिसका था यानी उसमें खर्च प्रॉपर तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, उसमें किसी प्रकार की कोई धांधली तो नहीं हुई, ये जो जांच करेगा, ये जांच करेगा कौन, ये काम रहेगा कैग का। इसीलिए बाद में जब पैसा खर्च हो जाता है, पैसा खर्च होने के बाद जब कैग जांच करता है तो बड़े बड़े घोटाले निकल करके आते हैं।
और अपने यहाँ दोस्तों ये वाली व्यवस्था है कि जब पैसा खर्च हो जाता है तब कैग जांच करता है, लेकिन यूके का और ऑस्ट्रेलिया का जब आप देखोगे तो वहां पर उनके यहाँ क्या है कि कैग के साइन के बिना पैसा ही नहीं निकल सकता। सरकार अगर कहाँ पैसा खर्च करेगी तो पहले सरकार अगर पूछने जाएगी कि कैग भैया हम एजुकेशन पे इतना रुपया खर्च करना चाह रहे हैं, कर दें क्या? तब कैग उनको कहते हैं हाँ भैया कर दो। कैग भैया हम हेल्थ पर इतना खर्चा करना चाह रहे हैं, कर दें क्या? कर दो। लेकिन हमारे यहाँ कैग को इतनी पावर्स नहीं है। कैग केवल क्या होगा, पैसा खर्च कर देगी गवर्नमेंट अपने हिसाब से, उसकी पूरी बैलेंस शीट तैयार होगी, उसको जा करके कैग को दे देंगे कि अब भैया तुम्हें जांच करनी है तुम कर सकते हो, पूरा हमारे पास रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली कैग का काम होता है इंडिया में। और ये भारत की किसी भी राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की तीनों के व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। लास्ट, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर, राष्ट्रपति के निवेदन पर या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण की लेखाओं का भी परीक्षण कर सकता है। अन्य प्राधिकरण यानी कि अगर राज्यपाल निवेदन करना चाहे कि आप हमारी किसी जो अर्बन लोकल बॉडीज है यानी कि जो नगर पालिका है या जो नगर निगम है उनकी भी आप जो व्यय हुआ है या जो जांच हुआ है या कोई और प्राधिकरण जिसकी राज्यपाल चाहता है कि इसकी जांच होनी चाहिए तो उसकी भी जांच कैग करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है। कैग का एक पावर हो गई एक तरीके से, क्या शक्ति है, तो एक सलाहकारी शक्ति ये है उनकी कि वो केंद्र और राज्य के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए इस संबंध में राष्ट्रपति को ये सलाह देता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों के केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने, मतलब प्रारूप संबंधी जो सलाह है वो कैग किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, राज्यपाल को देता है, संसद को देता है, प्रधानमंत्री को देता है। आप फटाक से आंखें बंद करना और आंसर लगा देना राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि हमने तो भैया यही पढ़ा है, ठीक है। अब अब प्रारूप क्या होता है? लेखा लेखा किस प्रारूप में, मतलब ये क्या चीज है? तो ये आप थोड़ी एक चीज समझिए। जैसे ये सीरियल नंबर हो गया, ये मान लो पर्पज हो गया काम का कि किस काम के लिए खर्च किया जा रहा है, कितना अमाउंट खर्च किया जा रहा है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कुछ एक ऐसा प्रारूप होगा। एक हमने यहाँ पर रिमार्क डाल दिया, कुछ स्पेशल कुछ खर्च हुआ के दे देंगे यहाँ पर। एक पर्पज मान लो अपना शिक्षा में खर्च किया गया, कितना खर्च किया गया, तो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। और भी उसे छोटे छोटे पूरा जो मतलब एक प्रारूप तैयार किया जाएगा वो राष्ट्रपति, वो मतलब वो प्रारूप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो लेखा प्रारूप कैसा रखा जाना चाहिए इस संबंध में सलाह राष्ट्रपति को कौन देता है? तो कैग देता है। आई होप आप समझ पाए होंगे अभी तक का जो भी है, मतलब आपको किसी भी प्रकार का कोई ऐसा डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो नीचे अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस डाउट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब ये काम करता है प्रतिवर्ष प्रतिवेदन रिपोर्ट देने का काम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश है, उनके जो व्यय होंगे उनसे संबंधित रिपोर्ट भी ये प्रतिवर्ष देता है, ठीक है, आर्टिकल 151 के तहत। तो केंद्र सरकार के जो खर्चे होंगे, जो व्यय होंगे, उनसे संबंधित रिपोर्ट वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखेगा और संसद में एक कमेटी होती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति उस पर चर्चा करती है, उसकी जांच करती है, ठीक है। तो संसद में जो प्रतिवेदन है यानी कि जो रिपोर्ट है वो केंद्र संबंधित किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति संसद में रखेगा और वही होगा। सेम यही फंडा होता है राज्य सरकार, संबंधित राज्य सरकार जो भी होगी। जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को ये रिपोर्ट दी जाएगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल इसको विधानमंडल में रखेंगे और विधानमंडल में पीएसी पर इस पर चर्चा होगी। पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को गठित करेगी। अब कैग संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अब दोस्तों लोक लेखा समिति के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, पीएसी क्या है। पीएसी दोस्तों क्या होती है कि एक कमेटी होती है बेसिकली, इसमें 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर या 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। कैग इस समिति का मेंबर नहीं होता है। कई जगह आपको ऑस्ट्रेलिया में और यूके में ये लोक लेखा समिति के मेंबर्स के तौर पे भी काम करता है, सदस्य होता है, यानी कि वो एक संसद में प्रतिनिधित्व के, एक संसद का प्रतिनिधि हो गया ना। अगर वो संसद में लोक लेखा समिति के तौर पर बैठ रहा है तो वो एक संसद में
एक प्रतिनिधि के तौर पर बैठ रहा है। तो लेकिन भारत में क्या है, 22 मेंबर होते हैं, पूछा जाए बता देना, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। और जब ये रिपोर्ट उन तक पहुंचती है तो वो इसकी जांच करते हैं। अगर कोई सलाह, मान लीजिए पहले एक जैसे 2020 की कोई रिपोर्ट है और एक 2019 की है, 2019 की रिपोर्ट में कैग ने गवर्नमेंट को कोई सलाह दी कि आप थोड़ा सा पैसा भैया अपने हिसाब से इस क्षेत्र में ऐसे खर्च कीजिए, कोई भी बता दिया कि मान लो एग्रीकल्चर के जो क्षेत्र में आपने पैसा यहाँ पर ऐसा किया, वो थोड़ा सा सही से नहीं किया, इस बार आपको ऐसे करना चाहिए, एक सलाह के तौर पे दिया। तो वो जो सलाह होगी, उस सलाह पर अमल किया गया, नहीं किया गया, नहीं किया गया, तो जो पीएसी के मेंबर होंगे वो उसको संसद में उठाएंगे। तो बेसिकली पीएसी इस तरीके से काम करती है, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। तो संसद की लोक लेखा समिति मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में कार्य करती है। कैग जो होता है वो एक फिलोसफर, एक फ्रेंड और एक एडवाइजर के रूप में लोक लेखा समिति के एक गाइड के तौर पर इनमें काम करता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ संवैधानिक उपबंध, यानी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है वो, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में आपको पता है 22 भाग है, और एक भाग है भाग 5। भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक का प्रावधान है, और इसमें टोटल चैप्टर है 5, 4 और 5। और पांचवा जो चैप्टर है वो है अपना आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक, यानी कि 151 तक। तो इसमें वर्णन है कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 148, 149, 150, 151, ठीक है। तो भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर के आता है, लेकिन इसमें अध्याय 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक इसमें दिया गया, 49, 50, 51, एक बारी बारी करके हम एक एक करके इनको क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 148 क्या कहता है, भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यानी कि आर्टिकल जो शुरुआत का आर्टिकल होगा उसमें बस यही पद का उल्लेख होता है कि ये होगा, वो होगा, उसकी नियुक्ति ये होगी, ये कराएगा, वो कराएगा। तो भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दूसरी बात, यही 148 में यह भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति उसको उसी रीति या उन्हीं आधारों पर हटाएगा जिन रीति आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। तीसरी बात, इसमें एक शपथ का भी उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 148 में क्या है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कैग की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 148 में। आर्टिकल 149 जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, भारत का एक इनके कर्तव्य शक्तियों से रिलेटेड प्रावधान क्या है, तो वो आर्टिकल 149 में। आर्टिकल 150 क्या कहता है, तो लेखाओं का प्रारूप, जो मैंने आपको बताया कि लेखाओं का प्रारूप कैसा होना चाहिए, कि किस पर्पज के लिए खर्च किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, और क्या क्या चीजें हैं, मतलब ये पूरा का पूरा जो लेखा संबंधी जो प्रारूप संबंधी सलाह वाली बात है वो आर्टिकल 150 में है। और 151 में लास्ट में फाइनली क्या करते हैं, हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो रिपोर्ट का काम राष्ट्रपति या और राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति को केंद्र सरकार से रिलेटेड रिपोर्ट देगा और राज्यपाल को राज्य सरकार से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट देगा। तो ये हमने जान लिया। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, 1858 में J&K को कैग के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया था, यानी कि 1858 से पहले कैग जो है जम्मू कश्मीर राज्य की अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकता था, उसकी जांच नहीं कर सकता था। लेकिन 1858 के बाद कैग को भी कैग के क्षेत्राधिकार में किसको शामिल किया गया, तो जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया, ये आप याद रखना। दूसरा पॉइंट, कैग की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति वारंट या अधिपत्र जारी करता है। वारंट या अधिपत्र दोस्तों बेसिकली एक प्रकार का आप ज्वाइनिंग लेटर या एक नियुक्ति पत्र बोल सकते हैं। और सीधा सीधा एक्चुअली उसमें लिखा होता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट द कैग अंडर द वारंट, इस तरीके से लिखा रहता है। तो
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या जारी करके करता है, वारंट या अधिपत्र जारी करके करता है। तीसरी बात, भारत के पहले कैग एडवर्ड ड्रमंड थे, जो हमने आपको बताया 1860 में नियुक्ति 1862 तक रहे। भारत के पहले भारतीय कैग कौन है, तो बी नरहरि राव है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और अभी तक कोई भी महिला कैग नहीं रही है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई महिला का नाम आती है कि निम्न में से कौन महिला कैग है, तो आप बिल्कुल हटा देना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन पे टिक करे आना। वहां पे ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत फंसाता है एग्जामिनर आपको, तो वहां पर आपको क्या, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो कैग है, वर्तमान में कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, मुर्मू शायद यही स्पेलिंग है, चेक कर लेना। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में कौन है, भारत के कैग हैं। और ये कब नियुक्त किए गए थे, तो ये किए गए थे अगस्त 8 अगस्त 2020 को। और ये भारत के 14वें कैग हैं, ये भी आप याद रखना। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से हैं, और ये सचिव के पद पे भी रहे हैं। आमतौर पर जो कैग होगा दोस्तों, कैग की योग्यता का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है, आप एक चीज मैं आपको बता दूं। और ये एक बहुत ही मतलब चर्चा का विषय हमेशा रहता है देश के समक्ष, कि कैग की मतलब कैग को चुना कैसे जाए, क्या प्रोसीजर उसका होना चाहिए, क्या जैसे उनको आज कैसे चुना जाता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कर देता है, मंत्रिपरिषद आमतौर पर जिसको सजेट करती है, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देता है। तो क्या वो जिस मंत्रिपरिषद ने जिसको सजेट किया, जिसको नामांकित किया, उसके खिलाफ या उससे बिना डरे या उस निष्पक्ष ढंग से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए कैग के जो योग्यता है उससे रिलेटेड हमेशा उस पर प्रश्न उठते रहते हैं, कि इनके जो चुनने का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए। इस पर लगातार बात भी होती रहती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, उसको चुनने की एक कॉलेजियम सिस्टम होता है उनका खुद का, ऐसे ही कुछ इसका कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए। या या आप सजेस्ट करिए कि कैग को चुनने का क्या प्रावधान होना चाहिए, जिससे बिल्कुल स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना किसी डर के काम कर पाए, सरकार का इस पर किसी भी प्रकार का कोई डर ही ना हो, कोई ऐसे व्यक्ति, अच्छे से अच्छे व्यक्ति इस पद पर पहुंच पाए। क्योंकि ये पद दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी देश की सरकार के लिए, किसी भी संविधान के लिए। ठीक है, तो आप नीचे अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। खत्म होता है यहाँ पर, उससे पहले लेकिन हम थोड़ा सा रिवीजन एक बार जल्दी कर लेते हैं। रिवीजन में हमने क्या है, तो आप देखोगे 1858 में महालेखाकार का कार्यालय होता है। उसके बाद 1860 में पहले जो है इनको नियुक्त किया जाता है, एडवर्ड ड्रमंड को ऑडिटर जनरल। उसके बाद इनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाता है। फिर प्रांतों में लेखा परीक्षकों का प्रावधान 35 में होता है, फिर पहले इनके ये नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नियुक्ति और कार्यकाल संबंधी प्रावधान क्या है, तो वो भी आप देखोगे कि 148 आर्टिकल क्या कहता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, तीसरी अनुसूची के तहत दिलाएगा। पदावधि 6 साल 65 वर्ष रहेगी। त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और माफ कीजिएगा सॉरी। अब उनको जो हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के इक्वल होगी। पूछा जाए तो बता देना प्रक्रिया क्या है, पूरी की पूरी लिख के आ जाना, पूछा जाए आपसे। साबित कदाचार 100 सदस्यों का अनुमोदन जरूरी लोकसभा में, राज्यसभा में 50। अध्यक्ष और सभापति अगर स्वीकार कर लेते हैं तो 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। फिर 2/3 बहुमत से पास होने के बाद इनको हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे कि कैग की स्वायत्तता के बारे में हमने जाना, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सेवा शर्तें कौन तय करेगी, संसद तय करेगी। ये अधिनियम संसद ने बनाया था 1971 में। धारण करने के बाद राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पद पे काम नहीं कर पाएंगे ये। ठीक है, यानी कि हम मान लो अगर ये चाहें कि मैं पटवारी का फॉर्म भर दूं, ये पटवारी बन जाऊं, तो ये नहीं बन पाएंगे। वैसे तो इनकी मतलब ओवर एज हो चुके हैं, तो वैसे भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कैग के वेतन एवं अन्य सभी व्यय संचित निधि से भारी होते हैं। इसके बाद हमने ये भी देख लिया कि राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है उन्हीं आधारों पर, जो हमने आपको पहले भी बात कर चुके हैं। इसके बाद इसकी कर्तव्य शक्तियां हमने लेखांकन और लेखा परीक्षाएं दोनों में अंतर जाना। इसके बाद 1971 के तहत तो ये दोनों काम करता था। फिर 1976 में इससे लेखांकन का कार्य
छीन लिया गया, यानी कि इनको कार्य से मुक्त कर दिया गया था। और ये क्या काम करता है, तो भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ का जो भी व्यय है उनकी लेखाओं की लेखा परीक्षा काम करने का काम ये है। प्रत्येक यानी कि जहां पर भी विधानसभा हो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अब राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर अन्य प्राधिकरण की जांच कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो आप बता देना जी हाँ कर सकता है। अब राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्य की लेखा का क्या प्रारूप होना चाहिए, प्रारूप संबंधी सलाह आर्टिकल 150 के तहत। अब प्रतिवेदन रिपोर्ट किसको सौंपेगा, आर्टिकल 151 के तहत केंद्र सरकार की होगी तो राष्ट्रपति को, राष्ट्रीय संसद रखेगा, संसद में लोक लेखा समिति कार्य करेगी, राज्य सरकार राज्यपाल, विधानमंडल और टीएसी पे बात होगी फिर से। फिर लोक लेखा समिति के बारे में भी हमने जान लिया कि 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, उनमें जो है उसकी भी जांच करती है। इसके बाद हमने संवैधानिक उपबंध पढ़ लिए, जो अभी तक हम थोड़ा सा पढ़ते हुए आए हैं, भाग 5 में है, अध्याय 5 में 148 से 151 तक है। 148 में क्या था कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, उनको हटाने की प्रक्रिया। इसके बाद आर्टिकल 149 क्या कहता है, कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में उल्लेख है, आर्टिकल 149 में, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 150 क्या कहता है, प्रारूप की बात कर रहा है, लेखाओं का प्रारूप, ये पूछा जाए बता देना। 151 प्रतिवेदन से संबंधित है। आपको 4 आर्टिकल मैंने आपको यहाँ पर याद करवा दिए, आई होप आप समझ पा, आपको याद जरूर हो रहा होगा दोस्तों। आप बार बार अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, बार बार भूल जा रहे हैं, तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है याद करने का, आप जितनी बार 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 रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जाना था। जम्मू कश्मीर को 100 जो इनके क्षेत्राधिकार में लाया गया वो 1958 में लाया गया था। राष्ट्रपति कैसे अंडर द वारंट यानी कि अधिपत्र से जारी करता है इनकी नियुक्ति के संबंध में, पहले ये थे पी नरहरि राव, पहले भारतीय थे, कोई भी महिला नहीं है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में है। वर्तमान का मतलब यहाँ पर किस डेट से है, तो वर्तमान का है आज फरवरी 1 फरवरी, जिस दिन बजट पेश हुआ है अपना, ठीक है, 2021। तो दोस्तों आज हमारी इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।